जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशियों के चेहरे बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा बने और जिस तरीके से पार्टियों से गलतियां हुई प्रत्याशी चुनने में, तो क्या उनको मंथन कर कर उपचुनाव में गलतियां सुधारी जाएंगी? उपचुनावों की जो पांचों सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी उनको कैसे अपने पाले में करेगी? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको वो सुधार कर काम कर सकती हैं और कौन कौन से होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट जो बन सकते हैं उपचुनाव में उनके लिए? करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना। देखिए, आप जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं और लोकसभा चुनाव को बहुत अच्छे से आपने देखा है, समझा है, तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बीजेपी की तरफ से की गई, फिर चाहे से वो स्थानीय मुद्दों की और प्रत्याशियों की नेग्लिजेंस हो या फिर कुछ और, तो आपको क्या लगता है कि अब उपचुनाव में भी यही मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव के नतीजे साफ जताते हैं, ये किसी की हार और जीत नहीं है, ये देश या प्रदेश के नागरिकों की भावना है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर भावना का सम्मान नहीं करेगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स वही आएंगे जो नागरिक चाहते हैं। पहली बात तो आपने सही कहा कि बहुत सारे चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए हैं। कुछ रिजल्ट्स की पहले उम्मीद थी, पर सबसे बड़ी बात आपने पूछा है, क्या अब जो वापस चुनाव होंगे उनमें वैसे के वैसे समीकरण होंगे या इसमें भी उलटफेर हो सकती है? तो मेरा ये मानना है कि जहां तक लोकसभा चुनाव का ताल्लुक है, अब दुर्भाग्य ये रहा, मैं एज ए बीजेपी भी कह सकता हूं, एज ए एक राष्ट्र का भूतपूर्व सैनिक भी कह सकता हूं कि इस बार चुनाव में आप सबको विदित है, देश के अंदर चुनाव कोई विचार या कुछ लेकर के ऑपोजिशन या नॉन बीजेपी के पास में एक ही था, मोदी को हटाओ। कनाडा से आवाज आती थी, यूएसए से आवाज आती थी, चाइना वाले आते थे, पाकिस्तान, और जो कुछ लोग उनको कहते थे बाहर के दूसरे देशों को कि हमारे बचाओ, चुनाव कराओ। तो इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि चुनाव के जो राष्ट्रीय मुद्दे वो दब गए। और आपने सही कहा चेतना जी, ये चुनाव का विश्लेषण हर पार्टी अपना कर रही है और हमारे जैसे सामान्य जनमानस भी करते हैं, आप जैसे मीडिया बंधु भी करते हैं। उसमें एक चीज क्लियर निकल के आई है कि जो जो मतदाता है उसकी भावना का कहीं न कहीं सम्मान नहीं हुआ जी। और अब आपने कहा कि क्या अब जल्दी जब उपचुनाव होंगे तो वो उनका विचार वही रहेगा कि बदलेगा? मेरा इसमें बहुत साफ मानना है कि उस समय एक ऐसा देश के अंदर माहौल बना दिया गया, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, जहां कुछ नहीं था वहां भी झूठ का वो थाली परोसते रहे, वो इश्यूज पे इश्यूज पैदा करके लाए। क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूं, भारत के लिए पिछले जो 5 से 10 साल में कार्य हुआ, 370 का हटना, सुरक्षा के अंदर सैनिकों के लिए जिस प्रकार भारतीय सैन्यकरण, बॉर्डर के ऊपर तैयारियां होना, साजो सामान अंदर बनना, से जो चौतरफा विकास हुआ है। पर देखिए, चुनाव विकास से नहीं जीते जाते हैं, अब लगता है जी। क्योंकि आपको भी याद होगा जब एक 2004 के अंदर चुनाव थे तो शाइनिंग इंडिया हार गए थे जी। इस बार भला यही मानिए कि शायद लोग समझ पाए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। और अब जहां तक लगता है वापस जब भी चुनाव होंगे, अभी नागरिक देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सीटों पर बीजेपी वापस अपनी बढ़त बनाएगी, जो किन्हीं कारणों से, बिकॉज वो कोई ऐसा, बिकॉज प्रदेश के जो मुद्दे थे, लाइक आप देखिए, चूरू देख लो और देख लो, स्थानीय जातिगत मुद्दों को हावी कर दिया गया और जो राष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट गए, समस्या के मुद्दे छूट गए। यहीं पर दो, जैसे मैं विशेष आपसे बात करूं, झुंझुनू जैसे जी। अब कारण कुछ भी रहा हो, पर झुंझुनू एक सैनिकों की बड़ी संख्या है वहाँ जी। सीट वाइज जब मैं चर्चा करती तो आपसे पूछती, चलिए आपने बताया झुंझुनू के बारे में, तो वहां पर अग्निवीर मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ रहा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अग्निवीर वही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, युवा कोई भी आदमी जब जो नौकरी की तलाश कर रहा है उसको तो असर पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मैं ये कहूंगा कि जो सेना की समझ नहीं रखते, जो ये चाहते हैं कि सेना एक नौकरी का साधन बन जाए और जो सेना को जरूरत है वो ना दे,
हम्म। वो उस देश के लिए चिंता का विषय है। और कहीं न कहीं ये रिव्यू की जो बात होती, सेना में क्या होता है देखिए बताता हूँ। मैं अब इसमें डिबेट में नहीं जाना। अग्निवीर के लिए मैं आज भी मानता हूँ कि अग्निवीर जैसी प्रथा वो इसलिए आई थी कि भारतीय सेना के अंदर यंगर आर्मी चाहिए। कारगिल युद्ध के अंदर उस कारगिल रिपोर्ट में आया था कि जब वो उतनी ऊंची पहाड़ियों पर जाना है तो उम्र वाला नहीं जा सकता। जी, फैक्ट है। और ये स्कीम आई, पर गड़बड़ क्या हुई यहाँ, जो थोड़ी मोटी गड़बड़, जैसे कि वो पुराने चीफ साहब ने कहा कि मेरे को नहीं पूछा गया, अब बोल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो स्कीम है आर्मी को यंगर बनाने के लिए है। अब दूसरी बात क्या किया, युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि भाई फौजी तो एक जॉब वाला डिपार्टमेंट नहीं हो सकता ना। जब सेना कहती है कि, और तीनों चीफ आए थे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों चीफ आकर के कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए ठीक है तो देश को मानना चाहिए। पर जो ओपोजिशन पार्टी थी, राहुल गांधी जी जैसे वो डिंडोरा लेके पूरा घूम रहे थे, और उनको तो शर्म आनी चाहिए। उन्होंने तो सैनिकों को जातिगत में बांट दिया। पर ये कहीं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इस पॉइंट को ज्यादा प्ले अप कर गई, नौकरी नौकरी, जबकि ये सैनिक भी समझते हैं। और अग्निवीर तो वैसे भी मेरे ख्याल से राजनाथ जी ने बोला था, मुझे ध्यान नहीं है पार्टी कैसे ये चूक कर गई, कि भाई इसका रिव्यू कर रहे हैं हम। सेना में जब कोई भी चीज स्कीम लागू होती है तो उसके बाद रिव्यू किया जाता है, फीडबैक सेना से आएगा और जैसा सेना चाहेगी वैसा करेगी, पर इसको मैनेज करने में गड़बड़ हुई है। और इसके अलावा कस्बा फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं शेखावटी में राहुल कस्बा फैक्टर भी ले डूबा है। इसी के अंदर एक बात और, अब जो ये अग्निवीर की बात चल रही है, मैं खुद मानता हूं कि अग्निवीर का रिव्यू हो रहा है, होना भी चाहिए। जो 4 साल 5 साल कितने साल नौकरी करेंगे। और मैं चेतना जी आपको बता दूं, भारतीय सेना में 1965 से अग्निवीर लागू है ऑफिसर्स के लिए, जिनकी चर्चा देश कोई नहीं करता। पर ये क्योंकि चुनावों का दौर था इसलिए इन्होंने इशू बनाया, चुनावी मुद्दा बना और इसको सेना सुरक्षा का मुद्दा है, सैनिकों के बीच में छोड़ दें तो सेना के अधिकारी और सरकार तय करेगी। मुझे उम्मीद है अभी इसके अंदर जो निटी ग्रिटीज है दूर होंगी। अब आते हैं, आपने पूछा कस्बा फैक्टर। देखिए मैं ये मानता हूं, जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी का सिपाही है या कोई भी व्यक्ति एक अपने एक विचारधारा से जुड़ा है, तो उसको अपने पार्टी के फैसले को मंजूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं सेना का आदमी हूं। अगर मेरे बड़े अधिकारी ने मुझे बोल दिया कि भाई आपको ऐसा करना है, या जब मैं सीओ था मैंने बोल दिया कि ओके भाई सूबेदार साहब आप इस तरफ से जाइए और वहां हमला करके आइए, तो सूबेदार साहब अगर ये फैसला करने लगा कि नहीं सर मैं नहीं, वो जाएगा, तो फिर संस्थाएं नहीं चलती हैं। और मैं मानता हूं जब पार्टी के अंदर, ये कांग्रेस में नहीं, ये बीजेपी नहीं, पार्टियों में अपने अपने तरह के लोग हैं। आप हमारे देख लो ना, प्रहलाद गुंजल जी का एग्जाम्पल ले लो, पार्टी छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए। और अब ये क्या होता है व्यक्तिगत कारणों से। तो पहली गलती तो मैं मानता हूं, मैं ये नहीं मानता कि कस्बा जी को बदल करके या कुछ कर करके कोई अन्याय किया। अरे भाई पार्टी का विचारधारा है, पार्टी अपना काम करती है, और हम सब पार्टी से अगर जुड़े हैं तो हमें अनुशासन में रहते हुए, क्या पता पार्टी का कुछ प्लान उनको बेहतर करने का। बट जो नरेटिव बना गया ना, जो जातिगत इसको समीकरण को जोड़ दिया गया, और कहीं कहीं राष्ट्रवादी ताकतें कमजोर पड़ गई, राष्ट्रीय मुद्दे दब गए, और ये जाति विशेष मुद्दा आने के बाद, अब देखिए बीजेपी को दोष कैसे देंगे आप ये बताओ। बीजेपी ने फिर भी सीट बाहुल्य जाटों का है, मैं मानता हूँ। उन्होंने किसी ब्राह्मण या जाट या गुजर या राजपूत को तो टिकट नहीं दी ना। टिकट किसको दी थी? सामने जाट ही थे, और वो जाट थे। मैं कहता हूं कि नागरिकों को सोचना चाहिए था, वो तो जो ओलंपियड थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाट वर्सेस राजपूत बना दिया गया, राजेंद्र राठौर वर्सेस राहुल कस्बा पूरे चुनावी क्षेत्र में देखा गया था। यही जातिगत समीकरण आप दौसा में भी देख लीजिए, देवली उनियारा में भी देख लीजिए, वहां पर भी गुर्जरों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हरीश मीणा जैसे नेता जो गुर्जरों के लिए काफी अपशब्द बोल चुके हैं सार्वजनिक तौर पर, उनको वोट पड़ना किस ओर इशारा करता है कि अब उपचुनाव में क्या होगा? मैंने आपको कहा ना, ये चुनाव जो अपने लोकसभा के चुनाव थे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व लोग जो एंटी बीजेपी ही नहीं, उनकी मानसिकता वो व्यक्तिगत थी, और वो कोई न कोई तरीके से एक जमीनी स्तर पे कहीं न कहीं वो सफल हो गए।
ये कन्विंस करने में कि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव नहीं है, छोटे मुद्दे का चुनाव है। और वो कहीं न कहीं मैं बता रहा हूं ना, इसके अंदर ऐसी ताकतें हावी थी जो देश के अंदर चुनाव के बाद मोदी जी को नहीं चाहते थे जी। व्यक्तिगत तौर पे। एक तो होता है ना, देखिए पार्टी में कोई गलती हो जाए, अब मोदी जी को कौन लोग नहीं चाहेंगे बताओ। मैं खुद एक बार लाइक, वो अलग बात है, मेरी मैं सैनिक हूं बैठे हैं। जिस आदमी ने 370 हटाया, क्या लोग उसको नहीं चाहेंगे? जिस आदमी ने पूरे गुर्जर बकरवाल समुदाय को शेड्यूल ट्राइब आरक्षण दिया, जम्मू कश्मीर में वो घुमंतु हैं। जिस आदमी ने राम मंदिर का 500 साल से लफड़ाई खत्म कर दिया, जिस आदमी ने भारतीय सेना का मॉडर्नाइजेशन, देखिए बहुत में इंपॉर्टेंट, सैनिक हो सकते हैं जो मेरे से समर्थन, मेरी बात से सहमत नहीं हो, मॉडर्नाइजेशन इस तरीके से किया। अब मॉडर्नाइजेशन करते समय लोग क्या बदनाम करने लगे कि भाई इनसे पेंशन नहीं दी जाती, वो अलग मुद्दे हो गए। पर पूरे चाइना बॉर्डर पे, पूरे हमारे बॉर्डर पे टनल्स बन गई। और आप देखिए वो जो रेलवे लिंक बन रहा है रामबन बनिहाल के पास, जो सबसे ऊंचा दुनिया का, ये जो काम हुए हैं, तो जो लोग अपने अपने पावर सेंटर से दूर हो गए थे ना, चेतना जी, वो राजनीतिक व्यक्ति तो है ना। अब वो क्या है कि उनके विचार बीजेपी से टकरा नहीं रहे थे, मोदी जी से टकरा नहीं रहे थे, राष्ट्रवादी सा, उनको तो वही चाहिए, बाप बेटा भतीजा दादा पोता पुश्ते उनकी राज करें, सारे गलत काम करें, सारे ठेके लें, सारी जमीनें लें, मतलब माफियाज टाइप लोग ना, वो इस तरह एक नैरेटिव बना दिया, जहां मैं मानता हूं बीजेपी को नुकसान हुआ, पर नागरिक समझता है। लेकिन अब समझदारी दिखानी होगी, आंख बंद करके वोट देने नहीं जा सकते आप। नहीं जा आपको मुद्दे देखने होंगे, आपको अंतर करना होगा कि कौन सा आपके हित में है और कौन सा अहित में है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी से 8,500 रुपए लेने के लिए लंबी लंबी कतारें चुनावों के बाद लग गई थी। तो ऐसा ना हो कि आप किसी लोभ या लालच में आकर अपना वोट, जो आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है देने का, उसे आप 8,500 रुपए के लिए आंख बंद करके किसी को भी दे दें। नहीं, वो ये देखिए, उसकी गलती कम है चेतना जी। गलती राजनीतिक व्यक्तियों की ज्यादा। मैं तो कहता हूं उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए जी। ऐसे लोग ऐसे जो झूठ लालच देते हैं और वो दे भी नहीं सकते हैं। और आपने खुद ने देखा कि सर, अब लोग उनको नैरेटिव को फेल करने वाले क्या कहते हैं, बीजेपी। अरे बीजेपी क्या करे, बोला तुम्हारे नेता ने, बोला उन्होंने पैसे बांटूंगा, अब लाएंगे कहां से? तो ये मैं मानता हूं कहीं न कहीं देश के नागरिक देख चुके हैं, ये बैड एक्सपीरियंस रहा है मतदाताओं के लिए। पर अब आने वाले चुनाव में मैं मानता हूं हम सब लोग समझदार होंगे, और राजनीतिक व्यक्तियों से भी मैं उनसे तो आग्रह करना बेकार है, वो नहीं मानने वाले। वो फिर कुछ, आप देखिए ना आज क्या चल रहा है, नीट एग्जाम के पेपर लीक के ऊपर कानून आ गया पार्लियामेंट में। देखिए मैं बताऊं आपको, जो एक बहुत बड़ी सफलता हमारे देश के लिए कि अब से कोई गलती करेगा उसको ये सजा मिलेगी। अब बजाय के ओपोजिशन पार्टीज, बजाय के राहुल जी वो नीट अरे क्या डिस्कशन करोगे भाई आप? कोई आज हुआ है? राजस्थान में तो तुमने इतने पेपर लीक किए थे कि लीक मतलब कोई सही चीज नहीं था। अब अगर एक दो गलत जगह हो रहे कानून, आप हमें संशोधन आप बताइए ना कि किस तरह इसको रोकने के बजाय के बस रोकना है। तो नेगेटिविटी है, मिटाने के लिए उसके समाधान पर मिलकर काम करना होगा। बजे मुद्दे को मुद्दा सालों तक बनाए रखने के लिए आप संघर्ष करते रहें। और आप जब आप वोट देने जाते हैं, उपचुनावों की जो सीटें हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जातिवाद और इन सब चीजों को लोभ लालच के ऊपर उठकर अपने सामने हकीकत देखकर वोट दीजिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि ये मौका आपके पास 5 साल में सिर्फ एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस स्थिति को ब्रेक डाउन करके समझाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो वॉइस है वो लोगों तक पहुंचे, उनके समझ में आए कि किस तरीके से हमें फैसले लेने चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs.
But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.